तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा था, इसमें हमें गिवन है कि बॉडी इज रोटेटिंग, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, इज इट नेसेसरीली बीइंग एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल टॉर्क, तो क्या ये जरूरी है उस पर टॉर्क लगे? तो हमने पढ़ा था कि जब भी कभी टॉर्क जीरो है, इस बात का मतलब क्या होगा बेटा? इस बात का मतलब होगा I इंटू अल्फा जीरो, जैसे वहां F बराबर ma जीरो होता था, तो फोर्स जीरो है, इस बात का मतलब हम क्या बोलते थे? मास जीरो होगा नहीं, a जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब होते थे, या तो रेस्ट के अंदर है, या क्या क्या है हम वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो सेम उसी तरह से बेटा जब टॉर्क जीरो होगा देन I अल्फा जीरो, I इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा जीरो। और अल्फा जीरो है, इस बात के दो मतलब है, या तो वो रिजिड बॉडी किस में है? रेस्ट में है, या वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, या फिर वो घूम रही है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसमें यही पूछा है कि क्या नेसेसरीली टॉर्क जो है वो जो है उसके ऊपर टॉर्क लगेगा? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, उस कंडीशन में भी बॉडी घूम सकती है। तो आंसर होगा नो। सेकंड में, अबाउट विच एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज लीस्ट। हमने पढ़ी थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और एक हमने पढ़ी थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या थी हमारे पास? ध्यान होगा आपको, जिसमें कोई भी रिजिड बॉडी है बेटा, और हमें किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने क्या कहा था कि हम वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ मास, जिसको KL का नाम दिया था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था बेटा? h। तो IAB किसके बराबर आएगा? बोलो, IKL प्लस में mx का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। वो एनी एक्सिस कहीं भी हो सकती है उस कंप्लीट बॉडी में। अब हमसे पूछ रहा है कि किस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। जितना इस h की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, आप बताएं इस AB में क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई सपोज करें मैं आपसे कहता हूं इसकी वैल्यू 10 हमने मान ली, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 10। ये 10 किसका है बेटा? ये 10 किस KL का है, जो कहां से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। अब मास भी अपनी तरफ से मान लेते हैं, बॉडी का 5 मान लिया। अब यदि इस h की वैल्यू को 1 रखूं तो बताओ IAB क्या आएगा? 15। 2 रखें 20, 3 रखें, तो इसका मतलब इस h के बढ़ने से ये IAB क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। IAB कब मिनिमम होगा? जब h 0 हो जाएगा। और h 0 कब होगा बेटा? जब AB कहां पर आ जाएगी? सेंटर पे आ जाएगी। तो इसने क्या पूछा आपसे? अबाउट विच एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज लीस्ट। जब वो कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ मास से पास होगी, उस सिचुएशन में सबसे कम होता है। ये आंसर है। ये उसी टाइम बताया था, आई थिंक रितेश ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ आपने मुझसे पहले बताया था कि यदि हम इस h को 0 कर देते हैं तो उस सिचुएशन में इसके बराबर आ जाएगा। थर्ड सिंपल है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। जो हमारी घड़ी होती है उसमें कौन कौन से हैंड होते हैं बेटा? एक होता है मिनट हैंड, एक आवर हैंड और एक सेकंड हैंड। ये हमारे पास हो गया, ये हमारा सेकंड हैंड है, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड। तो दिस इज द मिनट हैंड, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द आवर हैंड। तो इसने किसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी आपसे? मिनट हैंड की। अब बेटा एंगुलर वेलोसिटी होती कितनी ओमेगा? ये होती है 2 पाई बाय 2। 2 पाई क्या है? टोटल डिस्टेंस 360, और t क्या है यहाँ? टाइम। अब आप खुद बताएं, ये जो मिनट हैंड है ये अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है?
60 मिनट्स में या 1 आवर में। सेकंड वाला अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 60 सेकंड या 1 मिनट में। और पावर हैंड अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 12 आवर्स में। तो यदि मैं आपसे कहूं एंगुलर वेलोसिटी बताएं पावर हैंड की, तो आपका आंसर होगा 2 पाई अपॉन में 12 आवर। यदि मैं आपसे कहूं एंगुलर वेलोसिटी बताएं मिनट हैंड की, तो आपका आंसर होगा 2 पाई अपॉन में 1 आवर या 60 मिनट कह दें या 1 आवर कह दें। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मीनिंग सभी का सेम होगा। अब जिसमें भी लिखा है आंसर सही होगा। अच्छा सेकंड हैंड का पूछता तो क्या लिखते बेटा इसका? 2 पाई बाय 60। तो फिलहाल हमें इसमें ये लिखना था 2 पाई बाय 1 आवर लिख सकते हो आप, या 2 पाई बाय 60 मिनट लिख सकते हो। ये लिखना था सर। हाँ सर मैंने लिखा है 1/3600 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। 1/3600 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। वो फ्रीक्वेंसी होगी ना, रेडियन में हो गया फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इसने एंगुलर वेलोसिटी पूछी बेटा। सब का कोई बात नहीं, आधा नंबर देख लेंगे उसमें 1/3600 आपने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट में ये थोड़ा क्वेश्चन में कैसे रोंग दे रखा है, इसमें ओरिजिन वगैरह मेंशन नहीं कर रखा। फोर्थ में क्या चीज ना ग्रेस तो नहीं, चलो सर सॉल्व करते हैं इसको। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर डायग्राम। ये सेमी सर्कुलर डायग्राम दे रखा है, थोड़ा मार्किंग लूज कर लेंगे लेकिन कोई बात नहीं ना। इसमें हमें सेमी सर्कल दे रखा है बेटा कुछ इस तरह से। अब हमने बताया था कि किसी क्वेश्चन को 3 तरह से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा हमें क्वेश्चन किए थे ओरिजिन किसको ले, ओरिजिन सेंटर ऑफ मास को ले सकते हैं, ओरिजिन इसको ले सकते हैं, ओरिजिन इसको ले सकते हैं। तो उसी तरह की पॉसिबिलिटी आप यहां लगा सकते हैं। ओरिजिन इसको माने, ओरिजिन इसको माने या ओरिजिन इसको माने, किसी को भी अपने हिसाब से आप ओरिजिन ले सकते हैं। सपोज हम इसको मान लें। अब बेटा सेमी सर्कल है, इसका मास कुछ ही मान लें आप, m मान लेते हैं। सब इसमें गिवन नहीं है, m मान लें, स्मॉल m मान लें, रेडियस स्मॉल r मान लो, कैपिटल R मान लो, नो मैटर, इसने स्मॉल r दे रखा है फिलहाल। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं हम इसमें सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस m4r4 अपॉन में m1 प्लस में m2 प्लस में m3 प्लस में m4 एंड सो ऑन। ये हमारा फॉर्मूला। हमने यहां पर क्या किया, हमने इस सेमी सर्कुलर रिंग पे थोड़ा सा पोर्शन माना, दिस वन, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन। कितना है ये? dl मान लो, dx मान लो, कुछ ही मान लो। इसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से? r रेडियस। सपोज करें ये एंगल बना रहा है कितना बेटा? थीटा। और ये जो दूसरा पोर्शन है ये जो थोड़ा सा एंगल है यहां से यहां तक का, इसको हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया? d थीटा मान लिया। और इसकी जो लेंथ बेटा ये कितनी है? dl है। तो इसका मतलब ये जो थोड़ी सी लेंथ हमने मान ली है ये dl है। ये वाला एंगल क्या है? d थीटा है। रेडियस क्या है? r है। और हमें मालूम है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से d थीटा बराबर किसके होगा? dl अपॉन में r, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से r कितना है? dl कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा r इनटू d थीटा। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? dl की वैल्यू आ गई। ऐसे dl 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 सभी को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पूरे का मास आ जाएगा। बोलो। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला है, इस ये थोड़ा सा हम लिया, थोड़ा सा हम लिया, थोड़ा सा हम लिया, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस r है वो, उसके साथ साथ मैं आपसे कहूं इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताएं क्या होंगे। तो बेटा ये जो r है, हम इस r को इधर रिजोल्व करें तो क्या मिलेगा हमें? r cos थीटा। और इसको इधर रिजोल्व करें ये मिलेगा हमें r sin थीटा। इसका मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आया वो आ गया r cos थीटा। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये हमारा कहलाएगा क्या? दैट इज r sin
थीटा, याद आएगा। तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसी को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, dm 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 इन सभी को ऐड कर दे या अलजेब्रिक सम लगा दे या क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। और साथ में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ गया, और अपॉन में m1 + m2 + m3 क्या कर दें, सभी को ऐड कर दें। तो जी हम फॉर्मूला यूज करते हैं किसके लिए, दैट इज सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब बात आती है कि dm की वैल्यू क्या है। dm की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या होगी, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। क्या होता है वो, क्या होता है वो मास, आपको याद होगा हमने जो क्वेश्चन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, रिंग का डिस्क का करने लग गए थे, बैल हो गई थी, और वहां हमने बात की थी कि जब रिंग का मास जो लेंथ है टोटल बेटा 2πr है, तो मास है m, 1 है तो कितना m/2πr, और जब थोड़ी सी लेंथ dl है तो मास कितना m/2πr into dl। इसको हमने वहां नाम क्या दिया था, dm का नाम, dm का नाम दिया था। तो ये जो फैक्टर है दिस वन, इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है मास पर यूनिट लेंथ। इसका एक सिंबल हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा हमारा क्या कहलाता है बेटा, दिस इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। एक होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी ये क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। एक होता है रो, लीनियर मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी ये होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी ये क्या होता है, ये होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम रो। तो आप चाहें तो इस m/2πr को क्या लिख सकते हैं बेटा, बोले लैम्डा लिख सकते हैं, लेकिन यहां 2πr नहीं होगा, यहां पर तो πr होगा क्योंकि सेमी सर्कल है। तो फिलहाल इस dm की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू dl लिख सकते हैं, और dl हमने सोल्व कर रखा है पहले से r d थीटा। इस dl को रख दें यहां पर, तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लैम्डा इनटू dl, दैट इज r d थीटा। और इसको पुट कर दें हम यहां पर, दैट इज लैम्डा इनटू में r इनटू d थीटा, और ये हमारा r वेक्टर है, दिस इज r वेक्टर, और अपॉन में dm, इसकी जगह हमने टोटल मास m लिख दिया। और अब आप इस r वेक्टर को रिप्लेस किससे करेंगे, r वेक्टर को रिप्लेस करेंगे rxi कैप प्लस में ry j कैप, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ rx, rx की वैल्यू ये r cos थीटा, और ry की वैल्यू r sin थीटा। इसको पुट करेंगे यहां पर, और उसके बाद इसको करेंगे इंटीग्रेट। यदि इस एलिमेंट को हम यहां मान लेते इस जगह, तो ये एंगल क्या होता, एंगल 0। भाई ये पोर्शन बेटा ये यहां पर है, अगर वो पोर्शन थोड़ा नीचे आए थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां पर थीटा 0, यहां थीटा 90, यहां थीटा। इसका मतलब यहां पर जो हम लिमिट लगाएंगे, इसको पुट करेंगे इसके अंदर, वो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर पाई। हो सकता है किसी बुक में थीटा ये वाला मान लो, उसमें लिमिट थोड़ी अलग होगी। अलग क्या होगा देखिए जरा, यहां पर थीटा जो है वो ये वाला हो गया, ये वाला, ये एंगल क्या हो जाएगा 0, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये 0, ये भी क्या होगा 90। बस एक लेफ्ट में 90 है, एक राइट में 90 है। उस सिचुएशन में हम जो लिमिट लगाते हैं वो लगाते हैं -π/2 से लेकर +π/2, दोनों से सेम आंसर आता है।
किसी बुक में थीटा को यहां मान के सोल्व कर रखा है, किसी बुक में थीटा को यहां मान के सोल्व कर रखा है। बस फर्क किस चीज का है, यदि यहां थीटा मानते बेटा तो लिमिट 0 से पाई लेंगे, ये थीटा मानते हैं तो -π/2 से +π/2 लेंगे। इतना डिफरेंस है इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे देना नहीं चाहिए था, कॉम्पिटिशंस वगैरह के अंदर आते हैं। क्या चीज? एक नंबर अच्छा। फिफ्थ बताएं, हाउ द ड्यूरेशन ऑफ डे अफेक्टेड, दिन की लेंथ में क्या इफेक्ट होगा, कब if the size of the earth shrink, again incomplete question है, if the size of the earth shrink without changing its mass, ये लाइन इसमें और आनी चाहिए थी, चलो कर अब पढ़ा दिए पेपर। तो साइज यहाँ रिड्यूस हो रहा है, मास कांस्टेंट है, तो क्या चीज डिक्रीज हो रही है, रेडियस घट रहा है। और हमने पढ़ा है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बिहाफ पे कि यदि ये इसकी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो इससे अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी के बढ़ने से क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम घट जाएगा। तो याद रखना टाइम कम हो जाएगा। 6 कर सकते हैं आप इजी में। Two bodies of masses 10 kilogram and 5 kilogram are separated by 10 meter. Find position of center of mass from 5 kilogram. हो जाएगा? है बेटा? ओरिजिन किसी को मान ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ओरिजिन इसको मान ले, चाहे 10 वाले को, चाहे 5 वाले को मान ले, और चाहे सेंटर ऑफ मास को मान ले। हमने तीनों तरह से क्वेश्चन कर रखा है, कोई भी आप कर सकते हैं, आंसर सभी सेम आएंगे। 7th में what is the moment of inertia of a solid sphere of mass m, radius r about an axis tangent to it। अब moment of inertia फिलहाल हमने स्फीयर का नहीं पढ़ा, लेकिन हमें पता है कि स्फीयर का moment of inertia होता कितना है, 2/5 mr²। ये हमने क्वेश्चन भी किया था। सपोज करें ये स्फीयर है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेंटर से पास हो रही है, ये होता है 2/5 mr²। लेकिन इसने किसके अकॉर्डिंग पूछा है, टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया। इसको मैंने क्या नाम दिया, बोलो, AB का नाम दिया, और इसको मैंने क्या नाम दिया, KL का नाम दिया। अब यदि हम अप्लाई कर दें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को, तो बताओ क्या आएगा, IAB will be equal to IKL plus MX का स्क्वायर। And what is the value of IKL? 2/5 mr², और प्लस में m into h। h कितना r ही होगा। अब बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर ले लें, 7/5 mr² बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/5 mr²। तो ये आ जाएगा स्फीयर में टेंजेंट के कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट में कर सकते हैं आप इसी की चॉइस, रिड्यूस रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क कर सकते हैं आप, हो जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बता सकते हैं, RMS डिस्टेंस r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर अपॉन में n, और उस सारे का अंडर रूट प्रूव करना था आपको, ये भी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कैसे करेंगे। अच्छा, ऐसा 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें सेंटर ऑफ मास भूल जाओ, खाली मैं आपसे कहूं फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो आप कैसे करेंगे। केवल मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन बताएं ब्लॉक्स का क्या होगा, तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, आप ध्यान से देखकर बताएं। ऐसे क्वेश्चंस कहां पर पढ़े थे आपने, बोलो। लॉज ऑफ मोशन, बिल्कुल ठीक है। हमें मालूम बेटा जैसे सिस्टम को रिलीज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल mg, यहां क्या हो जाएगा स्मॉल mg, ये हो जाएगा रस्सी में फोर्स टेंशन, और ये टेंशन। ये ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे, ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर।
ऊपर इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बताओ, mg माइनस t बराबर ma। इससे इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर जा रहा है t माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल ma, और फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया था, और ऐड करने से बेटा क्या मिलेगा, कैपिटल mg माइनस में स्मॉल mg इक्वल टू कैपिटल M प्लस में स्मॉल m इनटू a। तो एक्सेलरेशन हमें मिला था कैपिटल M माइनस में स्मॉल m इनटू g अपॉन में कैपिटल M प्लस में स्मॉल m। ये हमारे पास फॉर्मूला था, और पुट करें वैल्यूज को। कैपिटल M इज 4, स्मॉल m इज 2 इनटू g को 10 मान लेते हैं, और अपॉन दोनों का सम 6। तो कितना आ गया ऊपर, 2 इनटू 10 अपॉन 6, 20/6। 20/6 का मतलब 10/3। ये किसका आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन अब हमें पूछा क्या इस क्वेश्चन में, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से बताएं, जब हमने पढ़ा था r, इस r के लिए इक्वेशन आई थी बेटा क्या, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2। यही इस m1 प्लस m2 को हमने m लिख दिया था, और इसको इधर ले आए थे हम। इसको लिखा था बेटा हमने m into r इक्वल टू m1r1 प्लस में m2r2 प्लस में m3r3 जितने भी पार्टिकल्स हैं। फिर हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे m dr by dt, और उसको हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। कितना आया था बेटा वो, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन। उसी को फर्दर डिफरेंशिएट किया था हमने, तो क्या आया था, m और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का। तो यही हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, m1a1 प्लस में m2a2 प्लस में m3a3 आ जाएगा। इस कैपिटल M को नीचे ले, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब दोनों एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। एक एक्सेलरेशन 10/3 से ऊपर जा रहा है, दूसरा 10/3 से नीचे आ रहा है। अब इन एक डायरेक्शन को हम मान ले y, तो दूसरी नेगेटिव माइनस। आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से इधर, दूसरा जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से इधर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ क्या होगी, दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2 फॉर्मूला यूज किया था। लेकिन उसी में हमने बताया था कि यदि ये इधर जाता तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव, दूसरे की नेगेटिव। सेम वही बात यहां पर है, एक का एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरे का एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेंगे, और इसे पुट कर दो। a1 ऊपर जा रहा है पॉजिटिव मान लें, a2 नीचे आ रहा है नेगेटिव मान लें, तो ये -a2, तो ये प्लस 10/3, ये -10a/3, और अपॉन में दोनों का सम मास का। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। इसके अंदर कितना होगा 11 देखिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है बेटा, बता दो। इसमें आपसे कह रहा है ए मीटर स्टिक, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। कोई स्टिक हमें दे दी, ये स्टिक हो गई, और इसकी लेंथ कितनी बेटा, 1 मीटर। इज बैलेंस ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर। हम उसको बैलेंस कर रहे हैं, और कहां से बैलेंस कर रहे हैं, सेंटर से। वो आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है। ये हो गई नाइफ की एज, चाकू की धार, उसको हमने इसको बैलेंस कर दिया। एग्जैक्ट लिमिट में है, तो अब आप बताएं ये डिस्टेंस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा बेटा, और ये भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फर्स्ट केस। When 2 points each of mass 5 gram are put
वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्क। अब आपसे कह रहा है इसके लेफ्ट में और साथ साथ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस स्टिक का वेट mg। फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड केस में कह रहा है कि हमने इसके ऊपर दो सिक्कों को रख दिया, 5-5 ग्राम के हैं, एक के ऊपर दूसरा रख दिया। कहां रख दिया, इस लेफ्ट एंड को A बोल देता हूं और राइट एंड को B बोल देता हूं। तो लेफ्ट एंड से कितना डिस्टेंस पे बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो सेकंड डायग्राम में देखिए जरा, ये A है और ये B है और ये हमारा सेंटर फिलहाल यहां से ले लेते हैं, यहां सिक्का एक है, इस पे दूसरा सिक्का है। तो फिलहाल ये तो क्या है बेटा, ये तो mg का है और ये कितना होगा, क्या इसको मैं 10g लिख दूं, 5 ग्राम है, 10 ग्राम हो जाएगा। तो 10 इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे वेट आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, 12। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है when 2 points each of mass 5 gram are put on one on top of the other at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter। अब जो स्टिक है वो उसी पॉइंट से बैलेंस नहीं हो रही, उसी से करते हैं बैलेंस तो वो गिर जाती है। गिर जाती है मतलब इनबैलेंस टॉर्क लग रहा है। बॉडी कब नहीं रोटेट करेगी, जब नेट टॉर्क 0 हो, और बॉडी गिर रही है इसका मतलब नेट टॉर्क 0 नहीं है, एक टॉर्क कम एक टॉर्क ज्यादा। बैलेंस का मतलब ही क्या है बेटा, नेट रोटेशनल जो है जो टॉर्क है वो हमारा क्या है, 0 है। अब आपसे कह रहे हैं कि अब जो बैलेंस हो रहा है वो 45 पे हो रहा है और डिस्टेंस आपको दे रखा है इसके अंदर यहां कहीं। अब नाइफ एज जो है वो यहां कहीं है, इस तरह से ये 40 या अब यहां पर दो फोर्स कौन कौन से हैं ध्यान से देखें। एक तो फोर्स ये वाला है, दूसरा फोर्स ये वाला है। अब ये हो गया इसका बैलेंस पॉइंट। अब आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट छोटा सा, एक फोर्स यहां से लगता है, एक फोर्स यहां से लगता है। सपोज ये F1 है, ये F2 है, ये डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस L2 है। तो बेटा ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करेगा, इधर टॉर्क लगाएगा और ये फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर टॉर्क लगाएगा। तो एक टॉर्क क्लॉकवाइज एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क इज 0। और वहां हमने क्या किया था, टॉर्क 1 इक्वल टू सेम चीज वही है कि इस बार बैलेंस यहां पर हो रहा है। तो ये पॉइंट भाई ये तो होगा फोर्स, ये वाला फोर्स, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप बताएं ये टॉर्क कितना होगा 10 ग्राम की वजह से। ये तो फोर्स हो गया और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है वाला भाई, यहां से आता कितना है बेटा 45, ये कितना है 12, ये कितना बचेगा 45 माइनस 12 35 आ गया। तो टॉर्क बताओ कितना आएगा, फोर्स हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। इसको आप सोच, तो जी से जी कट जाएगा। अब आप बताएं क्या आएगा जरा, 5 से कट गया, ये आ जाएगा 2 66 ग्राम विद द मास ऑफ द स्टिक। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी का मास कितना आएगा बोलो 66। तो ये हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ से नेट टॉर्क यहाँ 0 है, उस सिचुएशन में टॉर्क 1 will be equal to टॉर्क। A solid sphere rolls down to different inclined plane of the same height। दो inclined plane है, दोनों की हाइट सेम है बट डिफरेंट एंगल, एंगल दोनों के अलग अलग है। एक ये मान लेते हैं और एक को ये मान लेते हैं, और स्फीयर जो रोल करता हुआ आ रहा है। अब आप खुद बताएं कि हमने जो सिलेंडर वाला केस लिया था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, सोच जरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सोचो क्या है।
चेक करेंगे। हमने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला केस किया था। नीचे फोर्स mg sin थीटा, अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शनल था, इक्वेशन थी mg sin थीटा माइनस f बराबर ma। फिर हमने लिखा था टॉर्क बराबर I अल्फा एंड टॉर्क बराबर F इनटू R, दोनों कंपेयर किया था, फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वहां पर रखा था, तो एक्सेलरेशन कितना आया था 1 बाय mg sin थीटा। देखो ध्यान होगा आपको, हमने सिलेंडर वाला जो केस पढ़ा था बेटा, उसमें ये फोर्स था mg sin थीटा, ये था mg, ये था नॉर्मल रिएक्शन, ये था फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन अल्फा। तो इक्वेशन आई थी mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, फिर टॉर्क इक्वल टू I अल्फा एंड टॉर्क इक्वल टू f इनटू r। हमने इनको कंपेयर किया था, तो f की वैल्यू आई थी I अल्फा अपॉन में r, इसको हमने यहां रख दिया था और उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया था। साथ साथ अल्फा को रिप्लेस भी हमने किया था, a इज इक्वल टू r अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू a बाय r। यहां पर हमने a बाय r भी लिखा था और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को पुट किया था यहां, mg sin थीटा माइनस f I a अपॉन में r स्क्वायर इक्वल टू ma। इसको उधर ले गए थे बेटा, तो हमें आंसर क्या मिला था बताएं, mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू a प्लस में I इंटू a अपॉन में r स्क्वायर, और यहां से हमने a कॉमन लिया था, m प्लस में I अपॉन में r स्क्वायर। तो फाइनली a कितना आया था mg sin थीटा अपॉन में m प्लस में I अपॉन r स्क्वायर, और यदि हम कॉमन ले लें यहां से तो कट जाएगा, और यहां से एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, लेकिन जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो इसमें ये पूछा आपसे, विल इट रीच बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस, स्पीड की बात कर रहा है। अब स्पीड वाले केस के अंदर क्या होगा, जब ये नीचे पहुंचेगा तो स्पीड दोनों की सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन विल इट टेक लॉन्गर रोल डाउन, लेकिन पहुंचने में कम टाइम कौन सा लेगा और ज्यादा टाइम कौन सा लेगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो टाइम कम लेगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम है वो टाइम ज्यादा लेगा। और a ज्यादा किसका होगा बेटा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। ये बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकते हैं हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। अब जरा इस तरह क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको ना, एक बार 14 को रोकते हैं हम, 15 देख लेते हैं पहले, फिर लेते हैं 14 की टाइप बहुत सारी, एक बार पहले लेते हैं 15। 15 में क्या कह रहा है देखें, क्वेश्चन नंबर 15 बोले पहले, इसमें आपसे कह रहा है बेटा, ए बॉडी ऑफ मास m रेडियस r इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और कोई बॉडी जब वो रोल करती जा रही है, अब ये बॉडी है क्या हमें नहीं पता, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें पता करना है कि बॉडी क्या है। अब आपको पता है बेटा कि जब ये रोल करती करती जाएगी तो ये मोशन कौन सा होगा, रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन में जो बॉडी की एनर्जी है काइनेटिक वो कितनी होती है बताएं जरा, क्या लिखा था हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, दोनों का सम जो है उसी को हमने लिखा था। फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, वेलोसिटी v से जा रही है, इन द कोर्स ऑफ रोलिंग इट मीट्स ए राइजिंग स्लोप। अब चलते चलते किससे मिली, एक स्लोप से मिली, घूमती घूमती आई और इसके बाद स्लोप के ऊपर चढ़ गई विदाउट स्लिपिंग। इट मीट्स ए राइजिंग स्लोप एंड रोल्स अप टू ए हाइट h। और कितनी हाइट तक पहुंच गई, रोल करती करती h तक पहुंच, और जहां भी पहुंचे वहां जाके रुक जाएगी, रुकेगी। अब रुकने का मतलब क्या बेटा, इस जगह पर इस बॉडी की कौन सी एनर्जी होगी, केवल पोटेंशियल होगी।
रुक गई है। इसका मतलब यहाँ पर केवल एनर्जी जो है, यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर टोटल एनर्जी बताएं तो आपका आंसर होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन जीरो। यहाँ पर बताएं टोटल एनर्जी क्या होगी, तो आंसर है काइनेटिक प्लस, लेकिन पोटेंशियल होगी। यहाँ पर काइनेटिक कौन सी होगी, इन दोनों का सम। रोलिंग भी है और सॉरी ट्रांसलेटरी भी है और रोटेशन भी। हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि जो टोटल एनर्जी होगी पॉइंट ए पे, इसको बराबर किससे रखना बेटा, टोटल एनर्जी पॉइंट बी के बराबर। और कंडीशन क्या दे रखी है देखें, और वो रोल करती करती गई और एक x हाइट पे रुक गई है, और उस x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3v²/4g। ये h भी आपको दे रखा है 3v²/4g। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पे एनर्जी बोले क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद आएगी। बी पे एनर्जी बताएं क्या होगी, mgh केवल, और x की वैल्यू क्या है बेटा, रख दो यहाँ। तो यहाँ इस x को रिप्लेस किससे कर देंगे, 3v²/4g। अब यहाँ से बताएं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, आपने हम काट के जी काट लगा, जी काट दो, कोई बात नहीं, अपने आप में ही है, ये लो जी कट करते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से बताएं इस फैक्टर को ले जाओ राइट साइड में, तो लेफ्ट में क्या बचा, लेफ्ट में बच जाएगा आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट बताएं 3/4 mv स्क्वायर माइनस में हाफ mv स्क्वायर। एलसीएम कितना आ गया 4, 3 mv स्क्वायर माइनस 2 mv स्क्वायर, तो 3 में से 2 गए, 1 बच गया, mv²/4 बच गया, और यहां से कितना बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा इससे, क्या आ जाएगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर को ले आओ नीचे यहाँ। अब आप बताएं लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वो होता है बेटा v r ओमेगा। तो ओमेगा बराबर किसका आएगा बच्चों, v बाई r। इस ओमेगा को रख दो यहाँ, ओमेगा स्क्वायर है v²/r से ऊपर चला गया, क्या आ गया, यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई, हाफ mr स्क्वायर। अब ये हाफ mr स्क्वायर जो हमारा ये स्फीयर के रेस्पेक्ट में है, स्फीयर का भी है और किसका आता है, हाँ उसका भी आता है। तो यहाँ से बताना था आपको